फ्रेंड्स, क्रिएशन ऑफ द एजेंसी। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच का रिलेशनशिप है वो एजेंसी है, लेकिन ये रिलेशनशिप खड़ा कैसे होता है? तो यहाँ पे देसाई जे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करते हुए बोला है, रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी अराइज जब whenever one person called as agent has the authority to act on behalf of another। यहाँ पे देसाई जी ने बोला है, एक बंदे के पास दूसरे के बिहाफ काम करने का अथॉरिटी है। जिसको काम करने का अथॉरिटी और एजेंट है, और जिसके बिहाफ काम कर रहा है, जो कंसेंट दे रहा है, वो प्रिंसिपल है। एक बंदा दूसरे बंदे को काम करने का जो अथॉरिटी दे रहा है वो एजेंसी है, देने वाला प्रिंसिपल, अथॉरिटी लेने वाला एजेंट है। ये प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, कैसे अराइज होगा? सबसे पहले उसको बोलते हैं मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कैसे क्रिएट की जाती है? 5 टाइप्स है। सबसे पहले है एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट। वर्ड से बोल दिया, बोल के और लिख के बोला। एक्सप्रेस वर्ड यूज। एक्सप्रेस यानी आप फाउंडेशन से लर्न करते आ रहे हो, डू यू वांट टू मैरी मी, डायरेक्टली पूछ लिया, दैट इज एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एक्स ने वाई को काम दिया, वाई को अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट लेटर से किया। एक्स के बिहाफ वाई बैंक अकाउंट हैंडल करने वाला है, तो एक्स वाई को पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे रहा है। तो जो हम वर्ड यूज किए जाते हैं लिख के और बोल के, उसको हम एक्सप्रेस बोलते हैं। इम्प्लाइड कंडक्ट से, सर्कमस्टेंस से मालूम पड़ता है। नेसेसिटी, एस्टॉपल, होल्डिंग आउट एंड रेटिफिकेशन। एक एक पॉइंट हम डिटेल में देखेंगे। होल्डिंग आउट हमने पार्टनरशिप में, फाउंडेशन में देखा था। ऑथोरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एजेंट को जो अथॉरिटी मिल रही है वो वर्ड यूज करके है, और कंडक्ट से है। एक्सप्रेस यानी वर्ड, इम्प्लाइड यानी कंडक्ट। कोई भी अथॉरिटी एक्सप्रेस कब माना जाएगा? तो यहाँ पे वर्ड स्पोकन और रिटर्न। एक्सप्रेस अथॉरिटी तब माना जाएगा जहां पे वर्ड एक्सप्रेसली यूज किए गए हैं। यहाँ ए दिल्ली में रहता था, उसके पास एक मकान कोलकाता में था। ए ने बी को बोला, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, तू हमारे मकान का केयर टेकर है। बी केयर टेकर है, बी एजेंट है, ए प्रिंसिपल है। यहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ। ए ने बी को लिख के दिया है कि मैं दिल्ली में हूँ, तो कलकत्ता में मेरे मकान का केयर टेकर संभालना तुझे है। तो एक्सप्रेस हुआ। कस्टमर ऑफ द बैंक, एक बैंक का अकाउंट होल्डर है, कस्टमर है, वो अपना अकाउंट और कोई बंदे से हैंडल करवाना चाहता है, तो बैंक क्या मांगेगी? रिटर्न एविडेंस मांगेगी फॉर द अपॉइंटमेंट। एक बोलेगा मेरा बैंक अकाउंट वाई देखेगा तो नहीं चलेगा, वाई का पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा, बैंक को बताना पड़ेगा, तो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होगी तो ही वाई अलाउ करेगा और बैंक अलाउ करेगी। इसीलिए यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दिया है। केयर टेकर ऑफ द हाउस है, यहाँ बैंक अकाउंट हैंडल है, दोनों एक्सप्रेस है, दोनों में लिख के आपने ऑथोरिटी दिया हुआ है। इम्प्लाइड ऑथोरिटी सर्कमस्टेंसेस में मानना पड़ता है। इन्फॉर्म फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस। एक्स एंड मिसेस एक्स दोनों गाड़ी में साथ में जाते थे, दुकान वाले ने मान लिया हस्बैंड वाइफ है, इम्प्लाइड है। मिसेस एक्स है, कुछ भी परचेस करेगी तो एक्स लायबल है। सर्कमस्टेंसेस से, कंडक्ट ऑफ द पार्टी से आपको मालूम पड़ा है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में आपको मालूम पड़ा है, तो ये बंदा इसका एजेंट है। यानी वाई एक्स के बिहाफ रेगुलर काम करता है, एक्स उसको अलाउ कर रहा है, तो वाई है वो एक्स के बिहाफ इम्प्लाइड एजेंट माना जाएगा। एक पर्सन था, उसने रेंट रियलाइज करके ओनर को रेगुलर देता था, ओनर उसके पास से ले रहा था, कोई लिख के एग्रीमेंट नहीं किया था, तो यहाँ पे इम्प्लाइड एजेंट माना जाएगा। एक्स का एक दुकान है, सलामपुर में दुकान है, और एक्स रहता था कोलकाता में। कभी कभी वो दुकान का विजिट करने जाता था। एक जब दुकान पे जाता था तो देखता था, और वैसे भी बी हैबिचुअल था, गुड्स का ऑर्डर दे रहा था और बी काम कर रहा था,
और सी के पास से रेगुलर ट्रांजेक्शन ए के नाम से बी करता ही था, कुछ लिख के एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन रेगुलरली बी ए के बिहाफ सी के साथ परचेज, पेमेंट, फंड ट्रांसफर सब ट्रांजेक्शन करता था। ए को भी मालूम था, ए को मालूम है बी मेरे बिहाफ सी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, कि कभी ए ने मना नहीं बोला था, तो यहाँ पे इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड ऑथोरिटी है, बी के काम के लिए ए लायबल होगा एंड बी के काम के लिए ए लायबल होगा। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा एक्सप्रेस, सेकंड पॉइंट हमने देखा इम्प्लाइड, थर्ड है एस्टॉपल, होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट के पॉइंट पढ़ोगे ना तो इजी लगेगा। 237 में आप देखो क्या बताता है, एजेंसी पर एस्टॉपल कब होगा, ऊपर के पैराग्राफ में यही पॉइंट दिए हुए हैं। आपको कई बार एनालिसिस एंड लो दोनों दिया होता है, जो इजी हो जाता है एक बार समझ में आ जाए तो दूसरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, वही होता है। यहाँ पे बाय एस्टॉपल बच्चों को टफ लगता है, लेकिन ये पॉइंट पढ़ोगे तो बाय एस्टॉपल इजी हो जाएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंट किया है, एक्स ने बोला था वाई मेरा एजेंट है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, और एक्स के प्रेजेंट में वाई सब डीलिंग करता था, ऑर्डर देता था, जेड को पेमेंट करता था, जेड डीलर था, वाई एम्प्लॉय था, एक्स है वो ओनर था, एक्स के प्रेजेंट में वाई सब डीलिंग करता था, तो इम्प्लाइड हो गया। और एक्स ने बोला था वाई को तो डील कर, तो एक्सप्रेस हो गया। प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंट किया है और प्रिंसिपल ने सामने ही सब एजेंट काम कर रहा था, और प्रिंसिपल ने क्लियरली बोल दिया वाई मेरे बिहाफ काम कर रहा है, वाई मेरा एजेंट है। एक्चुअली में वाई एजेंट था नहीं, रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। प्रिंसिपल यहाँ पे एस्टॉपल में रिप्रेजेंट कर रहा है, और वह रिप्रेजेंट वाई ने मना नहीं बोला था, रिप्रेजेंटेशन में बोला था कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, वो रियल में अथॉरिटी था ही नहीं, रियल में अथॉरिटी था ही नहीं। सबसे पहले प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंट किया है, एजेंट ने मना नहीं बोला है, प्रिंसिपल ने क्लियरली बोल दिया है कि ये मेरा एजेंट है। एट दैट टाइम थर्ड पार्टी इंड्यूस ड्यू टू सच रिप्रेजेंटेशन, थर्ड पार्टी ये रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही कॉन्टेक्ट करने के लिए आई हुई है। थर्ड पार्टी बिलीव दैट ये रिप्रेजेंटेशन सही है, ये बंदा है वो एजेंट ही है, वो बिलीव से ही थर्ड पार्टी कॉन्टेक्ट में एंटर हुई थी, तो यहाँ पे एजेंसी वैलिड हो गया। होल्डिंग आउट पार्टनर की तरह एक रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन में क्लियरली बोल रहा है वाई मेरा एजेंट है, वाई ने मना नहीं बोला है, थर्ड पार्टी उससे ही इंड्यूस हुई है और थर्ड पार्टी ऐसा ही मान रही है, तो ऐसी सिचुएशन में एजेंसी बाय एस्टॉपल हो जाएगा। यहाँ पे ए ने बी को गुड्स दिया था, बोला था कि 10,000 से कम प्राइस में मत बेचना, तभी भी बी ने सी को कम प्राइस में बेच दिया। सी को यह पॉइंट मालूम नहीं था, सी को ये मालूम नहीं था कि ए ने बी को बोला है कि कम प्राइस में मत बेचना, लेकिन विदाउट नोइंग सी ने परचेज कर लिया है तो वैलिड है। ए है वो प्लीड नहीं कर पाएगा कि मैंने तो इंस्ट्रक्शन बी को दिया था, सेल इनवैलिड, ऐसा ए नहीं बोल पाएगा। सी को एस्टॉपल ऐसा लग रहा है कि बी के पास पावर है तभी तो कम प्राइस में बेच रहा है। ए ने बी को बोला था कम प्राइस में मत बेचना, बी ने सी को कम प्राइस में बेच दिया। सी को मालूम नहीं है कि ए ने बी को ऐसा बोला है, तो सेल ऑफ बी टू सी विल बी वैलिड। एग्जाम्पल 7, पीएल, पीएल प्रिंसिपल है, सुनील है वो एजेंट है। पीएल ने सुनील को बोला तू क्रेडिट पे प्रसाद के पास से गुड परचेस करके आ, प्रसाद थर्ड पार्टी है। सुनील रेगुलरली प्रसाद के पास से गुड्स परचेस करता था, पीएल रेगुलरली पेमेंट करता था। बाद में पीएल ने स्टॉप कर दिया सुनील को, अरे भाई अब परचेस मत करना, अब तू मेरा एजेंट नहीं है। लेकिन वो बात प्रसाद को मालूम नहीं था, प्रसाद को परमिटेड टू बिलीव दैट सुनील इज द एजेंट। एट दैट टाइम पीएल विल बी लायबल।
पीएल ने सुनील को बोला प्रसाद से गुड परचेस करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। रेगुलरली सुनील प्रसाद से परचेस कर रहा था, पीएल पेमेंट करता था। अभी पीएल ने सुनील को बोला अब तू परचेस मत करना, तभी भी सुनील गया प्रसाद के पास से परचेस करके आया। पीएल इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू एस्टॉपल। पीएल ने सुनील को बोला प्रसाद को बोलना चाहिए अभी ये मेरा एजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पीएल लायबल होगा। नेसेसिटी, देखो एजेंसी ऑफ नेसेसिटी अराइज फ्रॉम इमरजेंट सर्कमस्टेंसेस। ऐसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी आ गई, एक्स का शिप लेके वाई एज ए कैप्टन जा रहा था, बीच रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो गया और पास वाला शिप वाला डबल प्राइस ले रहा था, तो वाई परचेस करेगा या नहीं करेगा? वाई को करना ही पड़ेगा। इमरजेंसी, नो कवरेज, उतना टाइम नहीं है कि प्रिंसिपल को पूछ पाओ। इमरजेंसी में जो बंदा काम कर रहा है वो ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में काम करेगा, और जो काम करेगा उसमें उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल अथॉरिटी मिलेगी कि प्रिंसिपल को लॉस में से बचाने के लिए आपने काम किया हुआ है, तो उस काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। राजा के पास लार्ज फार्म है, श्याम उसका केयरटेकर है। राजा तो कनाडा में बैठा था, एक दिन फायर हुआ तो श्याम ने जो नेसेसिटी थी वो सब करके फायर में से डिस्ट्रॉय होने से फार्म को बचाया। तो राजा सभी एक्सपेंस श्याम का पे कर देगा, क्यों? ये सेव द फार्म के लिए है, और राजा अब्रोड था, उतना टाइम नहीं था कि हम उसको पूछ पाए। नाउ फिफ्थ वन, दैट इज द रेटिफिकेशन। First, that is the express. Second, that is the implied. Third, that is the estoppel. Fourth, that is the necessity. And fifth, that is the ratification. Y काम करके आया, बाद में एक्स को बताया तेरे भी आप काम करके आया हूं, एक्स ने हाँ बोल दिया, that is the ratification. एक्स अपने पापा वाई को पूछे बिना शादी करके आ गया, तो वाई ने घर में आने दिया और आशीर्वाद दिया, उसका मतलब रेटिफिकेशन। आपने अपने अथॉरिटी का काम नहीं किया है, विदाउट अथॉरिटी काम किया है, लेकिन प्रिंसिपल ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। वन पर्सन ने दूसरे के बिहाफ काम किया है, विदाउट नॉलेज किया हुआ है, एट दैट टाइम आपके पास यानी पापा के पास अथॉरिटी है, रेटिफाई करे या डिसाउंड करे। वाई एक से भी आप गाड़ी परचेस करके आया होता तो एक से पास अथॉरिटी थी, वो हाँ भी बोल सकता था और ना भी बोल सकता था। इफ प्रिंसिपल ने हाँ बोल दिया, रेटिफाई कर दिया, तो सिमिलर राइट अराइज होंगे एज लाइक प्रीवियसली अथॉरिटी वाज गिवन। बाद में रेटिफाई करोगे तो भी एजेंसी वैलिड हो जाएगा, प्रीवियस एक्ट के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। एंड फॉर द एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड कंडक्ट, हर एक काम का जो रेटिफिकेशन है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। एक्स वाई का एजेंट था, एक्स ने 10 जनवरी को गुड्स परचेस किया, क्रेडिट से परचेस किया, वाई को पूछे बिना किया। वाई ने बोला कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। क्यों? वाई ने वह गुड्स और किसी को सेल कर दिया। एट दैट टाइम अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन 20 जनवरी को हाँ बोल दिया, इसीलिए रेटिफिकेशन वैलिड हो जाएगा। रेटिफिकेशन वैलिड हो जाएगा। कोई भी रेटिफिकेशन वैलिड कब होता है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रेटिफिकेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे इम्प्लाइड का एग्जांपल दिया है, ए ने बी को पूछे बिना गुड्स परचेस किया, पड़ा था, बी ने वही गुड्स सेल दिया, उसका मतलब बी को मालूम है, बी एग्री है, इम्प्लाइड है। ए ने बी के दिया गुड्स परचेस करके यहाँ रखा, बी ने हाँ नहीं बोला, वो गुड्स बेच दिया, उसका मतलब इम्प्लाइड, बी को एक्सेप्टेबल है। बी को पूछे बिना ए बी का जो मनी और कहीं दिया हुआ था वो लेके आया, बी ए को पूछे बिना सी के पास से बी का मनी लेके आया और वह इन्वेस्ट कर दिया, बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट करेगा, तो वो इम्प्लाइड रेटिफिकेशन हो जाएगा। बी ने ए को बोला नहीं था, ए सी के पास गया, बोला बी के बिहाफ मुझे मनी चाहिए, और सी ने बी को एजेंट समझ के मनी दे दिया। बाद में वो मनी आया, वो ए ने इन्वेस्ट किया, उसका इंटरेस्ट आया, वो भी पॉकेट में रख के चलने लगा, उसका मतलब बी को यह अथॉरिटी एक्सेप्टेबल है, मान्य है।
कोई भी वैलिड रेटिफिकेशन के लिए आपके पास उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वाई के पास पापा को मालूम होना चाहिए कि ये जो एक लड़की उठा के आ रहा है वो कहाँ से है, किस कास्ट में से, किस डिग्री में से, 7th फेल लेके उठा के आ गया। वो पापा को बताया कि डबल ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे नॉलेज रिक्वायर्ड था ही नहीं, नो वैलिड रेटिफिकेशन। क्यों? नॉलेज ऑफ द फैक्ट मटेरियली डिफेक्टिव था। नॉलेज ऑफ द फैक्ट डिफेक्टिव है तो मिला हुआ रेटिफिकेशन वो वैलिड नहीं है। ए ने पी को बोला, ए ने बोला, पी है ना वो प्रिंसिपल है, ए वो एजेंट है, ए को पी से ऑथोरिटी मिला था कि मार्केट रेट से गुड परचेस कर, लेकिन ए ने हायर रेट से परचेस किया। पी ने तो वो एक्सेप्ट कर लिया, पी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब पी को मालूम पड़ेगा कि ए ने अपना ही गुड्स दिया है, ए ने अपना ही गुड्स दिया है, हिमसेल्फ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो ये रेटिफिकेशन पी को बाइंड नहीं करेगा। कभी भी एजेंट ने कुछ काम किया है और उसका रिस्क लेने के लिए प्रिंसिपल रेडी है तो वो रेटिफिकेशन माना जाएगा, लेकिन विदाउट फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट है तो ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। कुछ अनोखा एक्ट किया है तो प्रिंसिपल के बोला था एजेंट को, वो काम किया है, पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल है, तो आपके पास इंटायरली रिजेक्ट कर सकते हो और इंटायरली रिजेक्ट करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यू कैन नॉट रेटिफाई होल ट्रांजेक्शन। क्यों? पार्टली है वो इलीगल है, विदाउट ऑथोरिटी है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कोई काम एक्सेप्ट करे उसकी वजह से थर्ड पार्टी को इंजरी नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा के एजेंट कोई फायदा प्रिंसिपल को नहीं करवा सकता। ऐसा कुछ हुआ है तो प्रिंसिपल एजेंट को बोल के रिटर्न ऑफ द बेनिफिट कर देगा। एग्जाम्पल से कम से क्लियर होता है ये सब। ए है वो बी का एजेंट नहीं था और जब बी की प्रॉपर्टी सी के पास पड़ी थी, ए सी को बोल रहा है मुझे ये प्रॉपर्टी वापिस दे दो, लेकिन बी ने वो रेटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? वह प्रॉपर्टी ए को वापिस मिलने से सी के राइट को डैमेज होगा। बी की प्रॉपर्टी सी के पास पड़ी थी, ए लेने गया, बी ने बोला नहीं था, बी ने बोला नहीं था, ए सामने से चला गया, तो ऐसा जो कोई टास्क है वो बी भी रेटिफाई नहीं कर सकता। सी के राइट को अफेक्ट होगा, ऐसा कोई भी टास्क बी है वो रेटिफाई नहीं करेगा। ए के पास एक लीज बी से मिली हुई थी, 3 मंथ के बाद वो टर्मिनेट होने वाली थी। अनऑथराइज पर्सन सी ए के पास गया, सी ए के पास गया और बोला बी ने बोला है मुझे ये प्रॉपर्टी वापस चाहिए, 3 महीने के बाद टर्मिनेट कर दो, लेकिन रियल में बोला नहीं था। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का राइट डैमेज हो रहा है तो प्रिंसिपल रेटिफाई भी नहीं कर सकता। जब कभी थर्ड पार्टी का राइट डैमेज होगा, प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई द एक्ट ऑफ द एजेंट। रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, बियॉन्ड रीजनेबल टाइम है तो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ रेटिफिकेशन अदर पार्टी को होना चाहिए। प्रिंसिपल को बोलना है एजेंट को चिंता मत करो, तूने किया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो सही है, मुझे चलेगा। एंड एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड होना चाहिए। कोई भी इलीगल काम रेटिफाइड नहीं हो सकता है, लाइक कैपिटल में से डिविडेंड देना, गलत सिग्नेचर करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसे काम कोई रेटिफाई नहीं हो पाते। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर की तेजवान इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीक्वेंस में पहले से बुक सामने रख के वीडियो सुनिए। थैंक यू वेरी मच।